हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन पाल। मैं आपके सामने लेके आया हूँ सेकेंड वीक ऑफ फैब का करंट अफेयर लेके। ये पार्ट दूसरा है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट हमने कवर कर रखा है और ये पार्ट दूसरा है। कुछ शारीरिक समस्या की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हम ये सेकेंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखो और बाद में इस पे आओ। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। वेयर वॉज युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च्ड ऑन February 6, 2023। तो अभी क्या हुआ है, कहाँ पे युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो वो लॉन्च हुआ है दिल्ली में। अभी देख लेते हैं युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता क्या है। हमने कहा कि ये युवा जो संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, पहले जब देखते हैं पोर्टल होता क्या है। हमने कहा आप इस तरीके समझो कि जैसे कि हम क्लास 10th या 12th का जब रिजल्ट चेक करते हैं तो वो जिसपे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं फिर रिजल्ट निकल के आता है, तो वो एक टाइप का पोर्टल है। ठीक है, तो ऐसे ही एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम क्या है, युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, तो वो दिल्ली में लॉन्च हुआ, ये तो हमें पता है। अभी किस लिए है, तो हमने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट के युवा लोग हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन कहे तो हमने कहा इंडिया के इधर जो 7 सिस्टर होते हैं ना, उसको नॉर्थ ईस्ट रीजन कहते हैं। 7 बहनें किसे कहते हैं, कौन से स्टेट को 7 बहनें कहते हैं? तो वहां के जितने भी युवा हैं वो क्या नाम है, इसमें रजिस्टर करके अपने पूरे इंडिया में घूमेंगे। ठीक है, वो कौन घुमाएगा? गवर्नमेंट। ठीक है, किस लिए घुमाएगा? क्योंकि वहां के लोग अपने पूरे इंडिया का कल्चर देखेंगे कि कैसा कल्चर है, कैसा नहीं है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक स्कीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके तहत ये सब किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। Aroni Finch has announced his retirement from the international cricket. From which of the following country does he belong? तो अभी क्या नाम है, आरोनी फिंच ने अपना रेजिग्नेशन मतलब रिटायरमेंट दे दिया है। वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और कौन है? क्रिकेटर है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इन February 2023, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन अपॉइंटेड whom एज हेड कोच ऑफ द नेपाल क्रिकेट टीम। तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसको हेड कोच ऑफ नेपाल क्रिकेट टीम बनाया है? किसको बनाया है? तो वो बनाया है मोंटी देसाई को। ठीक है, मोंटी देसाई। पर हम यहाँ से ध्यान रखते हैं कि 2022 में, दिसंबर 2022 में एक इंडिया के थे मनोज प्रभाकर। ठीक है, तो ये मनोज प्रभाकर थे, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था स्पोर्ट्स से। और ये रहने वाले कहाँ के थे? इंडिया ही के रहने वाले थे। तो इन्होंने अपना यहाँ से रेजिग्नेशन दिया। तो अभी नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने कोच ऑफ नेपाल क्रिकेट टीम का हेड किसे बनाया है? वो है मोंटी देसाई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन February 2023 द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द पीएम कुसुम स्कीम टिल विच ईयर। तो अभी क्या हुआ है ना कि गवर्नमेंट ने पीएम कुसुम स्कीम का एक्सटेंशन कर दिया है 2026 तक। क्यों किया है? क्योंकि अभी पता है हमारी जो कोविड-19 थी, कोविड-19 में इस स्कीम का जो जो टारगेट था वो फुलफिल नहीं हो पाया था, क्योंकि हमारा काम सारा रुक गया था। ठीक है, तो इस स्कीम का पूरा काम हो नहीं पाया था, इसीलिए इसको थोड़ा और बढ़ा के 2026 कर दिया गया है। तो ये स्कीम जो है पीएम कुसुम स्कीम लॉन्च कब हुई थी? तो पीएम कुसुम स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, और इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि 30,800 मेगा इलेक्ट्रिक वॉट बिजली पैदा करना सोलर एनर्जी से। ठीक है, और वो भी कहाँ पे? वो भी कहाँ पे? रूरल एरिया, गांव के एरिया में। इसका ये टारगेट था। ठीक है, ये टारगेट नहीं पूरा हो पाया, तो यही स्कीम दोबारा एक्सटेंड करके कब कर दिया गया है? 2026 तक। आगे बढ़ते हैं। As per data from the Center of Monitoring Indian Economy, India's unemployment declined to 4-month low of how much percent in January 2023। तो अभी का क्या कहा गया है? एक हमारी कंपनी है द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, उसने बताया है कि हमारा 4 महीने का लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो वो कितना है? वो है 7.14%। ठीक है,
तो यहीं से देखते हैं हम सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ है। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद हमारा है राजस्थान। ठीक है, अगर सबसे कम की बात करें ये है हाईएस्ट। ठीक है, अगर लोवेस्ट की बात करें तो सबसे लोवेस्ट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। ठीक है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद हमारा उड़ीसा और तमिलनाडु, ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ का लोवेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। Who has become the first Indian American born to be elected as a president of prestigious Harvard Law Review? तो अभी क्या हुआ है, एक हमारी इंडियन अमेरिकन है, ठीक है, उन्हें, और वो भी इंडियन अमेरिकन वुमेन है जो पहली बार क्या बनी है, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की प्रेसिडेंट। ये हार्वर्ड लॉ रिव्यू क्या होता है, हमने कहा एक हार्वर्ड लॉ स्कूल है, ठीक है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है हार्वर्ड लॉ रिव्यू। तो हार्वर्ड लॉ स्कूल का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हार्वर्ड लॉ रिव्यू। ठीक है, उसकी प्रेसिडेंट बनी है कौन, वो बनी है अप्सरा लयर। ठीक है, अप्सरा लयर वहां की प्रेसिडेंट बनी है, किसकी, हार्वर्ड लॉ रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन की। आगे बढ़ते हैं। On 6 February 2023, the Comptroller and Auditor General of India signed 2 MOU with which country on the sideline SCO Supreme Audit Institution Leaders Meeting in Lucknow। तो अभी क्या है, SCO की साइडलाइन मीटिंग चल रही थी, जिस मीटिंग का नाम है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर मीटिंग, जो कि लखनऊ में हो रही थी। तो यहाँ पे क्या नाम है, हमारे कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ने कहा है किस किस देशों से, वो हैं तजाकिस्तान एंड कजाकिस्तान। ठीक है, उनसे कहा है कि देखो भाई, जो भी आपके पास क्या नाम है ऑडिटिंग टीम है, और जो भी हमारे पास ऑडिटिंग टीम है, उनको साथ में बिठाओ, और जो भी उनके पास ज्ञान है और जो भी हमारे टीम के पास ज्ञान है, एक दूसरे को साझा करो, ताकि हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और अच्छे तरीके से ऑडिटिंग कर सकें। ठीक है, तो वो किसने कौन से कंट्री के साथ किया है, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है उसके बारे में, आर्टिकल 148 में। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ऑडिट करना। क्या ऑडिट करना, जितनी भी फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती हैं उनको ऑडिट करना। किस किस के लिए ऑडिट करता है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिटिंग का काम किसका होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का। और इसके बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो आर्टिकल 148। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु क्लिंच द लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल विद 9 शॉट विन डिस्पाइट 1 ओवर ऑन फाइनल डे एट अ मैजिकल केन्या लेडीज ओपन इन 5 फरवरी 2023। तो अभी क्या रहा है, चल रहा था क्या नाम है, चल रहा था मैजिकल केन्या लेडीज ओपन। ठीक है, तो वहां पे किसने लेडी यूरोप टूर टाइटल जीता हुआ है, तो वो है अपने इंडिया की हैं अदिति अशोक। ठीक है, वो है अदिति अशोक। कौन है ये गोल्फर है, और कहां से बिलोंग करती हैं, बेंगलुरु से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट बीन नॉमिनेटेड फॉर द BCC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो अभी BCC की क्या नाम है अवार्ड मिला हुआ है, इंडियन वुमेन अवार्ड। तो कौन इसमें से कौन नहीं नामित किया गया है। ठीक है, तो वो ये हो गया। पहले हमने देखना है कि कितने लोग नामित किए गए हैं, तो हमने कहा 5 लोग नामित किए गए हैं। 5 लोग कौन कौन से, हमने कहा ये है वनीश फोगाट, मीराबाई चानू और PV सिंधु। 3 ये हो गए, और चौथा आप लिख लो साक्षी मलिक, और 5वां निकिता जरीन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इन 5 लोगों का कौन है, वनीश फोगाट, मीराबाई चानू, PV सिंधु, साक्षी मलिक और निकिता जरीन को हमें किस के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है,
तो ये हमारा ऑप्शन सही है, इनको नामित नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवेल्ड एज AI सर्विस कॉल्ड बर्ड। तो अभी गूगल ने बर्ड सर्विस स्टार्ट की है जो कि AI बेस्ड है। तो ये बर्ड होता क्या है? हमने कहा देखो, बर्ड क्या होता है, जैसे कि इसका बहुत सारा काम होता है। बहुत सारा काम का मतलब क्या है, ये क्या नाम है, काफी चीजें कर सकता है। क्या काफी चीजें का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम अगर कहीं जा रहे हैं, हमें बाई चांस कार खरीदनी है, तो हमें कार का नाम डालेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल देगा कि हमारे लिए ये सही रहेगी, इतनी फैमिली के लिए सही रहेगी या नहीं सही रहेगी। आपको होमवर्क करना है तो क्या करेगा, अपना होमवर्क उस पर डाला और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होमवर्क करके तुम्हारा दे देगा। ठीक है। अगर आपको क्या नाम है डिस्क्रिप्शन बनाना है यूट्यूब का कि हमें डिस्क्रिप्शन बना के दो, तो वो डिस्क्रिप्शन बना के देगा एकदम यूनिक, ये किसी से रिलेट नहीं करेगा। इसके लिए ये पता नहीं हजारों साइटों से जाके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और फिर आपको देता है। ठीक है। तो ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड थिंग्स है, चीजें हैं जो कि ये बर्ड करेगा। ठीक है, बर्ड नाम क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। आई होप तो समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। तो वो किसने लॉन्च किया है, गूगल ने। ये वर्ल्ड फर्स्ट सुपर मैग्नेट फॉर द टेस्टिंग इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट इज डेवलप्ड बाय द टोकामक एनर्जी इन February 2023। इन विच कंट्री इज टोकामक एनर्जी बेस्ड। तो कह रहा है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड का पहला सुपर मैग्नेट टेस्ट किया गया है, किसके लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। ठीक है। तो कहाँ पे किया गया है, वो टोकामक एनर्जी कंपनी, एक कंपनी है वहां पे। ठीक है। तो ये कहाँ की कंपनी है, वो कंपनी यूके की है। ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें आखिर मैग्नेट की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है। तो हम पहले देखते हैं। आपको पता होगा न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स क्या होता है कि दो एटम को आपस में मिलना। ठीक है, तभी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। पर न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए हमें कुछ कंडीशन होनी चाहिए। पहले क्या, दो एटम को मिलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत होती है। अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर नहीं होगा तो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो क्या हुआ है कि अगर हम किसी कंटेनर में दो एटम को फ्यूज कराते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे कहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। तो अभी तक कोई ऐसा कंटेनर बना नहीं है कि अगर वहां पे क्या नाम है, कोई भी एटम को रखो और उसको हाई टेम्परेचर दो तो वो कंटेनर पिघले ना। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर हमें उस एटम को, दो एटम को मिलाने के लिए काफी हाई टेम्परेचर देंगे तो हाई टेम्परेचर के साथ में जो जिस कंटेनर में रखा होगा वो भी पिघल जाएगा, है ना। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि वो जो एटम है वो कंटेनर से टच में ना आए, और हमारा टच में ना आए, उसे हाई टेम्परेचर मिले और वो न्यूक्लियर फ्यूजन कर जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सोचो। मान लिया ये एक कंटेनर है। ठीक है, ये एक कंटेनर है और हमने कहा कि इसमें हमने न्यूक्लियर पार्टिकल हमने भर दिए, और न्यूक्लियर पार्टिकल इस तरीके से भरे कि ये कंटेनर को टच नहीं कर रहे। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो कंटेनर को टच नहीं करेंगे, है ना। अब अगर किसी में भरोगे तो वो टच तो करेंगे ही। तो इसका इसका क्या नाम है, ये कैसे हमने मैनेज किया कि टच ना किए करें। तो हमने कहा यहाँ पे हमने मैग्नेट लगा दिया। कहाँ पे, यहाँ पे मैग्नेट लगा दिया। अब मैग्नेट लगाने के बाद ये जो यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे वो भी आयनाइज्ड होंगे। ठीक है। और जो मैग्नेट भी है वो भी क्या है, वो भी आयनाइज्ड होता है। सॉरी, ये भी क्या होता है, इसकी भी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपल्शन और अट्रैक्शन। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से सेट करेंगे कि ये वाला जो ये यहाँ से जो ये जो तार है, ठीक है, ये भी कॉइल है या मैग्नेट है, वो इन पार्टिकल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ से जब ये इधर से रिपेल करेगा तो चारों तरफ से, तो ये जो अंदर पार्टिकल होंगे वो बीच में सस्पेंडेड हो जाएंगे, बीच में टंग जाएंगे, किसी कंटेनर में नहीं लगेंगे। तो अभी तक ये हो नहीं पा रहा था, पर अभी क्या नाम है, यूके ने कर दिखाया है, एक मैग्नेट बनाया है जिसका नाम है डीमो 4। ठीक है, डीमो 4 मैग्नेट है
ठीक है, तो ये बनाया है उन्होंने और ये करके दिखाया है कि भैया हम अर्थ पे भी न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ सन पे होता था पर अब अर्थ पे भी होगा। और उन्होंने डीमो 4 मैग्नेट बनाया हुआ है, पहला सुपर मैग्नेट। ठीक है, सुपर मैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से मिलियन टाइम ज्यादा है, मिलियन टाइम, सोच सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has been awarded the Golden Book Award 2023 for the book Now You Breathe In on 6 February 2023? तो अभी किसको मिला हुआ है, तो वो है हमारे राखी कपूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन फरवरी 2023 हु लॉन्च द सेव वेटलैंड कैंपेन। तो अभी जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या सेव वेटलैंड कैंपेन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो कौन है हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, वो है भूपेंद्र यादव। तो उन्होंने कहा है कि भैया हम ये कैंपेन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो वहाँ के सिटीजन हैं या इंडिया के सिटीजन हैं इसके बारे में अवेयर हूँ, और इसके वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में जाने, ताकि ये सब जानने के बाद उसे कंजर्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या नाम है स्टेप उठाया है और कैंपेन लॉन्च किया है कि सेव वेटलैंड कैंपेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंडियन नेवीज लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एंड क्या है, ये है मिग 29 के, क्या है यहाँ पे लिख लेना, मिग 29 के। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है। तो कह रहा है इंडिया क्या लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और मिग 29 के एयरक्राफ्ट अभी सक्सेसफुली टेक ऑफ और लैंडिंग किए हैं किस आईएनएस से, तो वो कौन है, आईएनएस विक्रांत। ठीक है, वो आईएनएस विक्रांत से पहली बार। ठीक है, क्यों पहली बार, क्योंकि विक्रांत पहली बार अभी सितंबर 2022 में कमीशन हुआ है। ठीक है, अभी आया है। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। आगे बढ़ते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इज सेट टू बी बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। इट वाज फाउंड इन विच ईयर। तो कह रहा है एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी जिसको किसने फाउंड किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, उनको अप्रैल में पहला वर्ल्ड का पहला क्या मिलने वाला है, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का टैग। कौन देगा, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को देगा, क्या देगा, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का टैग। तो कह रहा है कि ये देखो कितने क्वेश्चंस हो गए कि सेवा भारती यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने ये यूनिवर्सिटी कब फाउंड की थी। ये कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको चारों तरफ से ये कवर करना है। ठीक है, तो ये फॉर्म्ड कब हुई थी, वो हुई थी 1921 में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं उसका चांसलर कौन होता है, उसका चांसलर वहां का गवर्नर होता है। ठीक है, पर ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका चांसलर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, उस टाइम के जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो उनके चांसलर होंगे। तो ये इंडिया में पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी चांसलर कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। On 6 February 2023, the Ministry of Agriculture and Farm Welfare signed an MOU with which of the following under a public-private partnership framework to build a national level digital expansion platform. तो किसके साथ साइन किया है, वो है ग्रीन डिजिटल। अब इसको क्वेश्चन की समझने की कोशिश करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने डिजिटल ग्रीन के साथ एक समझौता साइन किया जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पे है, जिसका काम क्या होगा, नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म। इसका काम क्या होगा, देखो क्या ये कंपनी क्या करेगी कि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करेगी। फार्मर्स को सपोर्ट कैसे करेगी, बाय चांस कोई फिशरी करना चाहता है, या फिर कोई डेयरी करना चाहता है, या फिर कोई हॉर्टिकल्चर करना चाहता है, ये चीजें जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड होती हैं, जो भी ये करना चाहता है फार्मर, जो भी करना चाहते हैं
उसको उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके कोर्सेज लॉन्च करना और उनको सही सही बताना कि हम इस खेती को किस तरीके से कर सकते हैं। उनके लिए मार्केट प्रोवाइड करना, मार्केट्स पे हम कैसे क्या नाम है, कहाँ पे कौन कितना कैसे क्या बेचेंगे, ये सारी जानकारी डिजिटल ग्रीन देगी। किनको? फार्मर्स को। तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द 22nd एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव फ्रॉम 60 टू 26 फरवरी 2023? तो वो कौन लॉन्च कर रहा है? वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लॉन्च कर रहा है। क्या? भारत रंग महोत्सव। आगे बढ़ते हैं। द 2 वॉल्यूम बुक द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे was published by Penguin Random House India in February 2023. Which year was Satyajit Ray awarded a भारत रत्न? तो उनको भारत रत्न कब मिला हुआ था? ठीक है, तो वो क्या है, भारत रत्न मिला था 1992 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has been awarded as हुनर इंडिया अवार्ड 2022? ये है 2022, 2023 नहीं है, ये नाम है इसका। ठीक है, हुनर इंडियाज अवार्ड 2022 फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट इन द वर्ल्ड बिजनेस। तो बिजनेस के रिलेटेड सबसे वर्ल्ड में अच्छा अचीवमेंट पाने वाले कौन बने हैं? जिनको मिला है हुनर इंडिया अवार्ड, वो है, तो वो कौन है? वीपी नंद कुमार। ठीक है, तो वो वीपी नंद कुमार है जिनको हुनर इंडिया अवार्ड मिला हुआ है। किसमें? उसने अच्छा अचीवमेंट किया है बिजनेस के फील्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राफेल वर्नर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल इन फरवरी 2023 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज ही बिलोंग? तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है ये कौन से फील्ड से हैं, ठीक है, क्या करते हैं, और दूसरा ये कहाँ रहते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? फ्रांस में। कौन से फील्ड से हैं? फुटबॉल। ठीक है, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और जय हिंद।